brought to you by American Pistachios. करीब 2 महीने होने को हैं। भारी संख्या में सेना और पैरामिलिट्री तैनात हैं। केंद्रीय गृह मंत्री 4 दिन का दौरा करके आ गए। अलग अलग समुदायों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों से बातचीत भी हो गई। दिल्ली से अधिकारियों को इम्फाल भेजा गया। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी हो गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लगातार हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। इम्फाल में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। असम राइफल्स गो बैक के नारे लग रहे हैं। इन महिलाओं के हाथ में तख्ती है जिस पर विधायकों के लिए संदेश है, बिना समाधान किए दिल्ली से खाली हाथ न लौटें। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिंसा का बदलता पैटर्न चिंता का विषय है, तो विपक्ष कह रहा है कि अगर राज्य में शांति लानी है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को हटाया जाए। राजनीतिक 3-5 से इतर जो शाश्वत सत्य है वो यही है कि अप्रैल महीने के आखिर में मणिपुर में जो आग लगी थी वो जून बीतने तक थमती नहीं दिखती। डबल इंजन सरकार का दूसरा इंजन माने मुख्यमंत्री अब खुद कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, बड़ी अराजकता है। इसलिए आज दी ललन टॉप शो में एक बार फिर से हम मणिपुर हिंसा पर ही बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज मणिपुर पुलिस ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के 12 बंकर नष्ट कर दिए। सोचिए, उग्रवादी बंकर बना ले रहे हैं। मणिपुर पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने तमेंगलोंग, इम्फाल ईस्ट, कांगपोकपी, चुराचांदपुर और काकचिंग जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाए। इस दौरान 12 बंकर्स को तबाह किया गया। साथ ही 1100 हथियार, 13,702 एम्यूनिशन राउंड्स इत्यादि और अलग अलग तरह के 250 बम बरामद किए गए। एक गांव में धान के खेत से 51 mm के 3 मोर्टार गोले, 84 mm के 3 मोर्टार और आईडी बरामद हुए। पुलिस ने कर्फ्यू उल्लंघन, चोरी और आगजनी के मामले में 135 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में फ्लैग मार्च, घेराबंदी और तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में स्थिति सामान्य है, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। लेकिन जो पुलिस दावा कर रही है उसके हाथ में कितनी चीजें हैं, स्थानीय पत्रकार ही आपको बता सकते हैं। आप सुन लीजिए। मणिपुर में पीस कम्युनिटी बनने के बाद भी अभी तक फ्रेश वायलेंस का इंसिडेंट निकल के आ रहा है। कल भी एक जगह जहाँ पे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, चिनमेरोंग, वहाँ पे जो आर्मी सोर्सेस से मुताबिक उन्होंने बोला है कि कुछ आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड मिस्क्रिएंट्स ने एक शॉप को जला दिया गया है। और 2 दिन पहले ही एक जगह में जहाँ पे जो आर्मी कॉर्प्स का ऑपरेशन चल रहा था, वो जगह का नाम है आपका जो डोगरा 6 डोगरा रेजिमेंट है आर्मी कॉर्प्स का, वहाँ पे एक जगह बोल के उत्तम एक जगह का नाम है जहाँ पे जो आर्मी ने ऑपरेशन वहाँ पे चला रहा था। वहाँ पे अरेस्ट हुआ था आपका ऑल टोटल 12 कैडर्स जो KYKL कैंगले योल काना लूप इंसर्जन ग्रुप का 12 लोग को अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद ही जो वहाँ का लोकल वुमेन है, वो लोकल वुमेन बॉडी ने अराउंड 1000 to 1200 वुमेन ने वो जगह को कवर कर दिया था, वो जगह को बंद कर दिया था। और आर्मी जो आर्मेड फोर्सेस हो उन लोगों को रुका दिया गया था। और जब तक आर्मी ने जो 12 कैडर्स है उनको रिलीज़ नहीं किया है, आर्मी को वहाँ से जाने के लिए नहीं दिया। लास्ट में जाके क्योंकि वहाँ पे वुमेन था, वो लोग फोर्सेस अप्लाई नहीं कर सके, तो इसलिए उन लोग को वहाँ से जो 12 कैडर्स है, जो आर्म बैंड ऑर्गेनाइजेशन का जो 12 कैडर्स है, उनको जाने के लिए दिया। राज्य में इंटरनेट बंदी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने लोगों से शांति बरतने और हथियार जमा कर देने की अपील भी की है। इससे पहले 24 जून को इम्फाल ईस्ट जिले में ईथम गांव में सुरक्षा बलों को हजारों महिलाओं की भीड़ ने घेर लिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को अपना सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। साथ ही 12 उग्रवादियों को छोड़ना भी पड़ा जिन्हें सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा था। ये लोग कौन थे ये भी जान लीजिए आप। ये गांव इम्फाल से करीब 63 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर घने जंगलों में है। भारतीय सेना के स्पेयर कोर ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया, सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट मिलने के बाद शनिवार को मणिपुर के इथम गांव में एक तलाशी अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान कांगले यावोल कन्ना लूप KYKL नाम के उग्रवादी समूह के 12 सदस्यों को हथियार, गोला बारूद और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के साथ पकड़ा गया। वॉर स्टोर्स, इसमें मोइरांगथेम तांबा उर्फ उत्तम नाम का स्वघोषित लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल था, जो 2015 में सेना की 6ठी डोगरा बटा रेजिमेंट पर हमले का मास्टरमाइंड था।
सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल ही रहा था कि महिलाओं की अगुवाई में 1200 से 1500 की भीड़ ने घेर लिया इस टीम को। भीड़ ने सुरक्षा बलों को रोक लिया। सुरक्षा बलों ने उनसे हटने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने और गिरफ्तार उग्रवादियों को छोड़ने पर अड़ गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मुद्दे की संवेदनशीलता और खून खराबे की आशंका को देखते हुए गिरफ्तार सभी 12 लोगों को छोड़ने का फैसला लिया। इसका मतलब मणिपुर में आम लोग शील्ड कर रहे हैं इंसर्जेंट्स को, मिलिटेंट्स को। ये तो हो गई मणिपुर की बात। अब चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां पिछले 2 दिनों में मणिपुर के मसले पर लगातार बैठकों का दौर चला। पहले बात सर्वदलीय बैठक की। 24 जून को गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने विपक्षी पार्टियों को मौजूदा हालत की जानकारी दी, बताया कि अब तक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। बैठक में 18 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इन दलों की ओर से सुझाव भी आए। बैठक के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि सभी राजनीतिक दलों ने संवेदनशील और अराजनीतिक तरीके से मणिपुर में शांति बहाली के लिए अपने सुझाव दिए। भारत सरकार इन सुझावों पर खुले मन से विचार करेगी, ऐसा भी कहा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दिन से मणिपुर हिंसा पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य में शांति स्थापित करने के प्रयासों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओक्राम इमोबी सिंह ने दावा किया कि सर्वदलीय बैठक में उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए जो सरकार के लिए शर्मिंदा करने वाले थे। इमोबी सिंह ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 2 महीने हो गए, आज तक देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं किया? एक शब्द भी नहीं, एक भी ट्वीट नहीं। पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, तो उन्होंने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक के बाद जो कहा, आप वो भी बारी बारी से सुनिए। मणिपुर का की जो क्राइसिस थी वो क्यों फेल हो गई नेशनल क्राइसिस के रूप में एड्रेस होने में, उस पर भी काफी विशद चर्चा हुई। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है, वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी और हम सारे सलाहों के मद्देनजर कुछ फैसले लेंगे और कुछ परिणाम आपको जल्द दिखाएंगे। 40,000 से ज्यादा तो होमलेस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने हमारे प्रधानमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो ये हमारे सारे सुझाव थे और हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन विजिट भी कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विजिट मणिपुर करे, क्योंकि कहीं भी मणिपुर को ये नहीं लगना चाहिए, मणिपुर के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इंडिया डजंट केयर। एक आउटरीच होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। तो गृह मंत्री ने ये आश्वासन जरूर दिया है कि वो जो भी व्यापक सजेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ उनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। बड़े तफसीलता के साथ, बड़े विस्तार के साथ सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने विषय को रखा, अपने अपने सुझाव को रखा और बड़े ही संवेदनशील तरीके से रखा। अगर मोटा मोटी कहा जाए तो एक राजनीति से उठ करके एक अलग ही पायदान पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने विषय को रखा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के विषय को रखने के पश्चात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सभी के विषय को नोट बनाया था। माननीय गृह मंत्री जी ने बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अपने विषय को रखा। आपने राजनीतिक दलों के बयान सुन लिए, अब चलते हैं पत्रकारों के पास और समझते हैं कि सर्वदलीय बैठक में क्या बात हुई, क्या निष्कर्ष निकला और क्या ये किसी तरह से हिंसा रोकने में मददगार हो सकता है। केंद्र सरकार ने बहुत देर से ही सही सर्वदलीय बैठक बुला के इस बात का इशारा दे दिया है कि वो एक राजनीतिक समाधान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पहले से ही ये बात कहीं नहीं कहा कि सेना से ही समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि मणिपुर में सेना अभी नहीं, बहुत सालों से तैनात है और फिर भी मणिपुर में पूर्णतः शांति बहाल नहीं हुआ है। क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए, मणिपुर में अभी भी आपसा लागू है बहुत सारे क्षेत्र में। लेकिन ये बैठक पहले ही बुला लेना चाहिए था और बाकी जितने भी विरोधी पार्टी है सब ने ये सुझाव दिया है कि एक साथ मिलके वो लोग भी मणिपुर जाए, तरह तरह के नेता लोगों से बात करे। लेकिन इस सुझाव में केंद्र सरकार ने अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया है। सर्वदलीय ऐसे कोई टीम भेजने की भी कोई डिसीजन अभी तक नहीं आए हैं। और इसी बात पे आपने देखा होगा बैठक होने के बाद ही एक सही होता अगर सब दल मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते या किसी भी तरह के जॉइंट स्टेटमेंट देते।
लेकिन हमने देखा कि बैठक ख़त्म होने के बाद ही शाम तक कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि हमें उतना टाइम ही नहीं दिया गया जितना हमें चाहिए था, और अपने अपने तरफ से सारे पार्टियाँ, सरकारी पार्टी बीजेपी और विरोधी पार्टी कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दिए, राजनीतिक टिप्पणी करने लगे। तो मुझे नहीं लगता उस सर्वदलीय बैठक से कुछ हासिल हुआ जो होना था। और मणिपुर में सेना से समाधान इस बार की नहीं, जो मणिपुर में लगातार ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद से जितने भी हिंसक घटनाएं हैं, ये ख़त्म होने के लिए सेना ही एकमात्र उपाय नहीं है। इसमें सारे कम्युनिटी की सूझबूझ की ज़रूरत है, सबको मिलके एक समाधान की तरफ आगे बढ़ना होगा, ये बात तो तय है। 24 जून को सर्वदलीय बैठक हुई। उसके बाद 25 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की मुलाकात हुई दिल्ली में। इस मुलाकात के बाद आज सुबह एन बीरेन्द्र सिंह इम्फाल पहुंचे और मीटिंग में क्या बात हुई इस बारे में उन्होंने जानकारी दी प्रेस को। बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि गृह मंत्री राज्य में हिंसा के बदलते पैटर्न से चिंतित हैं। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि जिस बदलते पैटर्न की बात हो रही है वो क्या है। आप सुन लीजिए। एक तरह का इमोशनल प्रोवोकेशन हुआ है। मैं तो कहूँगा आज एक अखबार में मणिपुर के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने एक लेख लिखा है। उसमें बहुत अच्छी तरह से ये विश्लेषण किया गया है कि जो इमोशनल आउटबर्स्ट है कम्युनिटी वाइज वो हुए, इसलिए ये सिर्फ कोई एक दो गुट हिंसा में इन्वॉल्व है ऐसा नहीं है कि कुकी संगठन कुछ इन्वॉल्व है या मेटे के कुछ 2-3 जो संगठन के नाम आ रहे हैं वही इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। सामूहिक तौर पे दोनों ही कम्युनिटी के जनगण एक तरह से इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं। सब इस तरह से सोच रहे हैं कि ये एक आर पार की जंग है, इस बार नहीं तो आगे नहीं। सबको ये लग रहा है कि अब अगर इस बार इतना हिंसा भड़क गया है और ये इशू इतना बढ़ गया है कि इस बार ही एक समाधान नहीं लिया जाए या जो भी हासिल करना था अपने अपने कम्युनिटी के लिए इस बार नहीं किया जाए तो आगे कभी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें सिर्फ कोई एक दो गुट इन्वॉल्व नहीं है। ये गलत नहीं होगा अगर कहा जाए कि जनगण इन्वॉल्व है। जैसे आप लोगों ने देखा महिला गुट मणिपुर में, ये अच्छी बात है कि महिलाएं पॉलिटिकल फील्ड में भी आगे है या सोशल फील्ड में आगे है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में बहुत कम है, बीरेन्द्र सिंह गवर्नमेंट में भी सिर्फ एक ही महिला मंत्री है, लेकिन सामाजिक तौर पे महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें भी आपने देखा कि जो एक पैटर्न आया है कि महिलाएं रोड ब्लॉक कर देते हैं, आर्म फोर्सेस को घुसने नहीं देते हैं, ये एक प्रक्रिया चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ सेना ही नहीं, सिर्फ आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्स या पॉलिटिकल लीडरशिप ही इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। जो सामाजिक नेतृत्व है इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, दोनों पक्ष से ही। और इसलिए हिंसा रुक नहीं पा रहे क्योंकि आप जब जनगण इन्वॉल्व हो जाते हैं हिंसा में और एक इमोशनल तरीके से इन्वॉल्व हुआ है तो इसको ख़त्म करने के लिए वक्त चाहिए होगा, क्योंकि बहुत ही अलग अलग लेवल पे, सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे ही नहीं, ग्राउंड लेवल से लेके ग्रास रूट से लेके टॉप लेवल तक डायलॉग की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है। और अलग अलग चैनल से ये बातचीत शुरू करना पड़ेगा, एक सामूहिक तौर पे सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी पहले जैसे वायलेंस थोड़ा पॉलिटिकल था, अभी वायलेंस निकाल के जो मिनिस्टर का घर, जो अभी मिनिस्टर का फिलहाल ही 2 दिन पहले एक मिनिस्टर का गोदाम जला दिया गया था और 2-3 दिन पहले ही कुछ मिनिस्टर का घर भी जला दिया गया। क्यों अभी वायलेंस, मतलब इम्फाल वैली जो एन बीरेन्द्र सिंह है मणिपुर का सीएम, उन्होंने बोला है एक प्रेस मीट में कि अभी वायलेंस काफ़ी केओटिक हो जा रहा है। पहले जो वायलेंस था, पहले वायलेंस काफ़ी जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे वायलेंस चल रहा था, पर अभी जो वायलेंस आस्ते आस्ते जो अभी वैली में आ रहा है, वैली में स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये सब टारगेट किया गया है। और फिलहाल ही जो ऑल अपोजिशन पार्टीज़ का मीट था, ऑल पार्टी मीट था, वहाँ पे एक डिसीजन दिया था अपोजिशन ने
कि एन बीरेन सिंह अभी तक मणिपुर का जो वायलेंट सिचुएशन अभी तक वो हैंडल नहीं कर पा रहे और उनको अभी फ़िलहाल रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रिज़ाइन नहीं होगा तब तक ही ये मणिपुर का वायलेंस नहीं होगा। उनका मुताबिक ये है कि जब तक एन बीरेन सिंह को हटा नहीं दिया गया और एक नया आदमी को नहीं लाया जा रहा है जहाँ जिससे यूनिटी बनता है, सब पार्टी का यूनिटी बनता है, तब तक ये वायलेंस स्टॉप नहीं होगा। वापस बीरेन्द्र सिंह पे आते हैं। बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को हाल के डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी दी और राज्य में शांति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक रिपोर्ट भी सौंपी, ब्रीफिंग दी। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा हिंसा का पहला स्टेज अत्यधिक राजनीतिक और संवेदनशील था, लेकिन अभी जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालात बहुत अराजक हैं। ध्यान रखिए, ये मुख्यमंत्री का ही बयान है जिनका काम है अराजकता न होने देना। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री का बयान है ये जहां पिछले 2 महीने से हिंसा चल ही रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबर भी आई है कि पिछले 2 महीने में हिंसा नियंत्रित कर पाने में नाकाम रहने के बाद अब घाटी क्षेत्र की कानून व्यवस्था को राज्य सरकार और पहाड़ी इलाकों के केंद्र सरकार के हवाले करने का फैसला लिया गया है। डेक्कन हेरल्ड में छपी खबर के मुताबिक इम्फाल में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें घाटी के इलाकों में कानून व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए, वहीं पहाड़ी इलाकों की कानून व्यवस्था की स्थिति गृह मंत्री खुद देखेंगे। इस फैसले पर लोगों ने चिंता भी जताई, क्योंकि मणिपुर भौगोलिक रूप से 2 मेजर हिस्सों में आप बांट सकते हैं, घाटी और पहाड़ी इलाके हैं। घाटी में इम्फाल और आसपास के ज़िले हैं जिनमें आबादी मैतेई बाहुल्य है, जबकि पहाड़ी इलाके घाटी को चारों ओर से घेरते हैं। ये जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ आदिवासी समाज ज़्यादा बसता है, नागा, कुकी, मिज़ो, जो। पिछले 3 महीने से जो हिंसा चल रही है वो इन्हीं दोनों इलाकों के लोगों के बीच जाति और क्षेत्रीय पहचान को लेकर है, प्राइमरीली मैतेई और कुकी के बीच में। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार विस्तार से बात की है, उन शोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की मुलाकात के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री अप्रभावी हैं, मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह नॉन फंक्शनल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री से अपील की कि वो अगर वास्तव में मणिपुर में शांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को हटाएं। यानी कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, इन्हें हटाया जाए। ये मांग पहले भी कई समूहों द्वारा की जा चुकी है, बीजेपी नेताओं और विधायकों की ओर से भी की गई है। तो यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि एन बीरेन्द्र सिंह का कुर्सी पे बने रहना किस तरह से हिंसा को प्रभावित करता है। आप सुनिए। देखिए, बीरेन्द्र सिंह के कुर्सी पे बैठे रहने पे अगर आप सोच रहे हैं कि हिंसा चलता रहेगा तो ये एक तरफा होगा, क्योंकि हो सकता है कुकी साइड जो है उनको बीरेन्द्र सिंह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कई संगठन ये कह रहे हैं कि बीरेन्द्र सिंह ही इस हिंसा का मुख्य कारण है। बीरेन्द्र सिंह के पॉलिसीज़ जो है, पॉपी कल्टीवेशन हो या ड्रग ट्रैफिकिंग हो या जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके जो कमेंट्स है, वो कहते हैं कि कुकी लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ये हिंसा भड़की है। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा, इस समय अगर बीजेपी गवर्नमेंट बीरेन्द्र सिंह को हटा देते तो बहुत संभावना है कि मेटी लोग और भड़क जाए। तो बीजेपी को बहुत बारीकी से कदम रखना पड़ रहा है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, क्योंकि ये 2 कम्युनिटी के, जैसे मैंने पहले ही कहा, 2 कम्युनिटी के एक इमोशनल फाइट और वॉर हो गया है। और इसमें बीरेन्द्र सिंह, क्योंकि वो मेतेई है और क्योंकि ये कहा गया है कि उन्होंने मेतेई के साथ इनडायरेक्टली एक स्टैंड लिया है, उन्होंने ये नहीं देखा कि कुकी संगठन या कुकी लोगों को उनके पॉलिसीज़ से असर हो रहा है। इनफैक्ट 24 अप्रैल के एक स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, जहाँ पे बीरेन्द्र सिंह ने ये कहा कि मैं ये कदम उठाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा और इसके रिपरकशंस भी होंगे, बहुत आगे तक होंगे। तो कहीं ना कहीं सबको ये पता था कि इस तरह का घटनाएं घटेंगे और काफ़ी लंबा पॉलिटिकल और सोशल जो अंडर करेंट्स है उनका एक एक्सप्लोशन है ये मणिपुर वायलेंस। तो इस समय ऐसे ठोस कदम उठाने से हिंसा किस तरफ जाएंगे ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे ज़रूरी है पॉलिटिकल डिसीजंस तो बाद में लिया जाएगा, डायलॉग अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सोशल पॉलिटिकल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके
करना पड़ेगा और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। यहाँ बैठ के मेरा कहना बड़ा आसान है, लेकिन ऑन द ग्राउंड ये करना बहुत मुश्किल है। मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। पिछले कुछ सालों में हालात बदले भी, सुधरे भी, लेकिन अब एक बार फिर से हम उसी पुरानी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। दो समुदायों के लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला हो रहा है, विधायकों, मंत्रियों, अधिकारियों के घर फूके जा रहे हैं, थानों पर हमला हो रहा है और अब तो सेना की टुकड़ी को घेरकर उग्रवादियों को छुड़ा लिया जा रहा है। एक बार नहीं, एक उदाहरण तो हमने आज दिया, इससे पहले भी हो चुका है। याद कीजिए, आपने आखिरी बार कब ऐसी किसी घटना के बारे में सुना था जब सेना के जवानों को घेरकर उग्रवादियों को छुड़ाया गया हो लोगों द्वारा, और उसकी चर्चा किस भाषा में की जाती है? याद कीजिए, कब किस मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थिति बहुत अराजक है, क्या हो रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो समझ आएगा कि मणिपुर के हालात कितने भयावह हो गए हैं। लगातार केंद्र और राज्य की सरकारें हालात नियंत्रित करने का दावा कर रही हैं और हर अगला दिन, हर अगली घटना इसकी पोल खोल दे रही है। दी ललन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपना को ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।